हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 अगस्त 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि फोकलैंड आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बैफिन बे को लेकर के। तो बैफिन बे को अगर हम मैप में व्यू करें, बैफिन बे ग्रीनलैंड आइलैंड के वेस्टर्न कोस्ट एंड बैफिन आइलैंड के बीच में लोकेटेड है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैफिन बे को आर्कटिक ओशन का ही मार्जिनल सी के रूप में मानता है, लेकिन कभी कभी बैफिन बे को नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट भी माना जाता है। बैफिन बे जो है वो डेविस स्ट्रेट के थ्रू लेब्राडोर सी एंड अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है एंड नरेस स्ट्रेट के थ्रू आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है। ये जो बैफिन बे है वो अगर हम ईयरली बेसिस पर इसको व्यू करें तो ये नेविगेबल नहीं होता है। यहाँ पर जो शिप है वो पास नहीं हो पाती हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है वो टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पर वाटर जो है वो आइस के रूप में जमा रहता है। लेकिन समर कंडीशन में यहाँ पर फ्लोटिंग आइस जो है या फिर आइसबर्ग फ्लोटिंग स्टेज में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो एरिया है वो नेविगेबल नहीं है। तो ये बैफिन बे से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में हम शेयर कर लेते हैं। आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। वो एस्पायरेंट जिनका टारगेट 2023 यूपीएससी है और वो सीरियसली इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। इसमें हमारे मेंटोर जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर कोई ना कोई टारगेट देते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका स्टैटिक पार्ट भी प्लस में करंट अफेयर्स दोनों कवर करवाए जाते हैं। फिर उनके बेसिस पर आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए जो क्वेश्चंस है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। मैप बेसिस जो ट्रायल है, मैप बेसिस जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उनको रेगुलर जो है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाती है। हमारे मेंटोर ये टारगेट देंगे, इन सारे पॉइंट्स पर फिर आपको गाइडेंस अवेलेबल करवाएंगे। एक बात मैं श्योर बोलती हूँ, जितना हार्डवर्क हमारे मेंटोर कर रहे हैं इतना अगर आपने उनके साथ में कर लिया, जो जो टारगेट आपको डेली बेसिस पर दिए जाते हैं अगर आपने उनको डेली बेसिस पर कंप्लीट किया, फिर एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने स्टडी को आपने इवेल्युएट किया, तो ये जो प्रोग्राम है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट volcanoies.com पर जाकर के भी आप इसको व्यू कर सकते हो, जहां पर इससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स है वो आपके लिए अवेलेबल है। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है। आप सभी को पता है ट्रिपल तलाक को लेकर के हमारी जुडिशरी ने एक रिजल्ट दिया था। इस आर्टिकल में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन जो तलाक पिटिशनर्स थी जिनको इसमें एक तरीके से सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है उसको खत्म किया जाता है और इसकी जो वैलिडिटी है उसको अलाउ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये सारी वो विमेन हैं उनको शो किया गया है कि ट्रिपल तलाक के थ्रू जो उनको तलाक दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी में, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट आया 5 साल पहले, अब इसके बाद में उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डिग्रेडेबल स्टेज में हो गई है। ना तो उनके हस्बैंड के साथ में उनके जो मैरिज जो रिलेशन है वो रेगुलर रह पाए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में जो तलाक है उसके बाद में खुला लिया जाता है, और खुला के थ्रू जो है वो वीमेन जो है वो दूसरी शादी में एंटर कर सकती है, दूसरी मैरिज में एंटर कर सकती है। तो ना तो इनका जो कंप्लीट जो तलाक का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो पाया है, ना इनको खुला मिल पाया है ताकि वो दूसरी मैरिज जो प्रोसीजर है उसमें एंटर कर पाए, ना इनको जो भी
जो भी एक मनी मिलना चाहिए इनके पार्टनर से, वो सब कुछ इनको नहीं दिया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में भी उसका रिजल्ट ये है कि जिन पॉइंट्स को हमने खत्म करने की कोशिश की थी कि इनकी वजह से जो वीमेन की कंडीशन है वो काफ़ी डेरोगेटरी स्टेज में है, उसका कोई भी रिजल्ट जो है वो एक ग्राउंड लेवल पर नहीं निकल करके आया है। इसीलिए बार बार ये बोला जाता है कि कोई भी रिजल्ट हो या कोई भी ऐसे इशू हो, उनको अगर हमें सॉल्व करना है तो ग्राउंड लेवल पर उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिपल तलाक जो है उनको सायरा बानो जो है उन केस में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था सायरा बानो ने। उसके बाद में सायरा बानो जो है उनका खुद का यहाँ पर केस का इवेल्यूशन किया गया है कि सायरा बानो को उसके बाद में उत्तराखंड विमेन कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने बताया है कि ना तो वो अपनी फैमिली का जो है जो उनका पेरेंटल प्लेस है ना उसको छोड़ पाई हैं, उनके जो बच्चे हैं ना उनसे वो मिल पाती है, उनकी जो भी गार्जियनशिप है वो उनको नहीं मिल पाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके हस्बैंड जो है ना उनको कोई मेंटेनेंस ना कोई मनी सपोर्ट जो है उनके द्वारा दिया जा रहा है, ना वो मैरिज जो है वो कंप्लीट खत्म हो पाई है और ना ही वो अपनी पहली जो मैरिज है उसमें कंप्लीट एंटर कर पाई हैं। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिजल्ट आया था वो रिजल्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया है। ओके, यहाँ पर यह भी बताया गया है, यहाँ पर देखिए कि 2017 में ये जो केस था इसकी सुनवाई जो है 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की बेंच ने इसकी की थी और चीफ जस्टिस JS खेर जो है उन्होंने इनवैलिडेट क्लियर किया था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है उसको इनवैलिडेट डिक्लेयर किया जाता है। ओके, ये मेजर इशू है। अगर हम बात करें आप सभी के साथ में तो हमारा इंडिया जो है यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी पाई जाती हैं, जो अलग अलग कम्युनिटी हैं उनकी मैरिज को लेकर के, वहाँ पर अडोप्शन को लेकर के, वहाँ पर तलाक को लेकर के अलग अलग प्रोसीजर है। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट टाइम में कोशिश कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम फॉलो करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों है, यहाँ पर देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब होता है कि एक लॉ, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो फिर तलाक से रिलेटेड हो, या फिर चाहे अडॉप्शन से रिलेटेड हो, या फिर हेरिटेज से रिलेटेड हो, कि आपका जो भी आपकी फैमिली के बाद में जो भी आपके बच्चों को किस तरीके से मिला है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो इनको लेकर के हमारे इंडिया में सोसाइटी में कम्युनिटी अलग अलग हैं, रिलीजन अलग अलग हैं, तो अभी सभी के अपने अपने अकॉर्डिंग लॉज एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी कंट्री चाहती है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाए ताकि सभी रिलीजन को एक ही लॉ के थ्रू जो है वो रेगुलेट किया जाए। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में जो गोवा स्टेट है वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में उसके स्टडी करने के लिए फोकस भी किया जा रहा है कि वहाँ पर किस तरीके से इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके थ्रू हम स्टडी करके और उसके बेस्ट पॉइंट को हम अपना करके हमारे कंप्लीट इंडिया में एंटायर कंट्री में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको एक ही लॉ के बेसिस पर सोल्व किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये जो आर्टिकल है वो श्रीलंका में जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहाँ पर चाइना की जो वेसल है वो आने वाली है। अभी 11 अगस्त से ही वो यहाँ पर पहुँचने वाली थी, लेकिन इंडिया ने इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया, एक तरीके से अपोज किया कि इस तरीके से आप किसी दूसरी कंट्री की जो वेसल है उसको यहाँ पर अलाउ नहीं कर सकते हैं और वो लंबे टाइम तक यहाँ पर बनी रहेगी। दूसरा अगर हम बात करें तो उसके साथ में जो वेसल है उनको आपने इस तरीके से अपग्रेडेड कर रखा है चाइना ने कि सैटेलाइट के बेसिस पर या फिर रीजनल बेसिस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जा सकती है उस वेसल के थ्रू। तो यहाँ पर पहले इंडिया ने अपोज किया तो कुछ टाइम के लिए हाल रोका गया। अभी डिस्कशन के थ्रू कोलंबो जो है मीन्स श्रीलंका जो है उन्होंने अलाउ किया है कि चाइना की जो वेसल है वो हम्बनटोटा पोर्ट पे आएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वेसल जो है इसका नेम जो है युआन वांग 5 है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर अगर मैप के थ्रू यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करें, ये इंडिया है और यहाँ पर ये है श्रीलंका।
तो यहाँ पर ये जो हम्बनटोटा पोर्ट है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी रहेगी इस शिप की, इस वेसल की। इसके थ्रू जो है इंडिया को लगता है कि हमारे रीजनल एरिया में सिक्योरिटी के बेसिस पर या और भी जो थ्रेट है वो इसकी वजह से, मतलब हमारी जो मेजर इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको अलाउ किया जा सकता है चाइना के द्वारा, और इसकी वजह से आने वाले टाइम में हमें इशू क्रिएट जो है इसकी वजह से हो सकते हैं। तो इसी के लिए जो है इंडिया ने इसको अपोज किया कि इस तरीके से जो इंडिपेंडेंट पार्ट है या इंडिपेंडेंट जो सी एरिया है उस पे आकर के कोई भी कंट्री जो है वो इस तरीके से अपनी वेसल को जो है वो एस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तो श्रीलंका और चाइना की तरफ से भी ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आए कि किसी भी तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट देने की हम इसके थ्रू कोशिश नहीं करेंगे। ये एक रेगुलर प्रोसीजर है और इससे पहले भी इस तरीके की जो शिप है वो किसी भी कंट्री के जिसके साथ में हमने जो रेगुलेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह से मेंटेनेंस हमने कर रखे हैं, तो वहाँ के पोर्ट पर जाकर के एस्टेब्लिश होती हैं इस तरीके की वेसल। वहाँ पर रिफिल किया जाता है फ्यूल के बेसिस पर, और भी अदर जो भी प्रोसीजर होता है उन सभी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये पहले भी इस तरीके का प्रोसीजर होता रहा है, ऐसा स्टेटमेंट दोनों कंट्रीज की तरफ देखने को मिला है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, ये सलमान रुश्दी जो नॉवलिस्ट है उनके ऊपर अटैक हुआ अमेरिका में। तो इनको जो कंडीशन है उनके बारे में बताया गया है कि उनके जो लीवर और आई जो है वो डैमेज्ड हुए हैं इस अटैक में, और यहाँ पर वेंटिलेटर पर वो बने हुए हैं। सलमान रुश्दी के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि इंडिया बोर्न है, वो इंडिया में उनका जन्म हुआ था। पहले उनके पास में ब्रिटिश सिटीजनशिप थी और अभी प्रेजेंट टाइम में अमेरिकन सिटीजनशिप है। मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में उनको बुकर प्राइज दिया गया था। उसके बाद में जो है 1988 में जो है उनकी एक और बुक आई, और उसके बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की जो थ्रेट है वो उसी टाइम से देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 पर, और यहाँ पर सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी है मनोज सिन्हा, उन्होंने एक बात रखी है कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट का जो डेजिग्नेशन था उसको रिमूव कर दिया गया और उनको दो पार्ट में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर मनोज सिन्हा जो उनके एलजी हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी है कि टेररिज्म जो है वो काफ़ी मेजर इशू है जम्मू एंड कश्मीर में। तो उन सारे इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारा यूथ है या हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको इन सारी चीज़ों की वजह से इफेक्ट ना देखने को मिले, और आने वाले टाइम में इस तरीके के इश्यूज जो हैं वो उनके लिए क्रिएट ना हो। इसी के लिए जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिक वैली वाले रीजन से जो टेररिज्म है उसको किस तरीके से वाइप आउट किया जा सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है ईवीएम मशीन, वीवीपैट, इन सभी को लेकर के टाइम टू टाइम इशू बने रहते हैं। तो इसमें अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने डिस्कशन किया। 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने 3 रेजोल्यूशन जो है वो पास किए हैं। उन्होंने बोला है कि ईवीएम का जो मिसयूज़ किया जा रहा है उसके खिलाफ में हमारी जो लड़ाई है वो रेगुलर रहेगी, और हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को चुनने में कोई भी घपलेबाजी ना हो। इसके लिए उन्होंने बताया है कि किन किन पॉइंट्स के लेकर के जो रिजोल्व है या डिस्कशन है वो होना चाहिए और जिन पर रिजल्ट आना चाहिए। हम यहाँ पर मैप के थ्रू या इमेज के थ्रू डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ईवीएम एंड व्हाट इज वीवीपैट। देखो अब ये डिस्कशन हो रहा है, इसमें अपोजिशन पार्टीज ने बोला है कि ईवीएम को लेकर के घपलेबाजी होती रहती है। पहले भी इस तरीके के एलिगेशन लगे हैं कि ईवीएम का जो अंदर का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया जाता है इलेक्शन के बाद में, और इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास में पावर है वो इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ऐसे एलिगेशन लगे थे। लेकिन इसमें टाइम टू टाइम इनको लेकर के चेक किया गया कि इस तरीके से जो इंटरनल पार्ट है उसको डिवाइस को चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर वीवीपैट के लेकर के भी डिस्कशन काफ़ी लंबे टाइम पे चला था कि यहाँ पर मान लो किसी पर्सन ने यहाँ पर वोट दिया, वोट देने के पास में क्या गारंटी है कि जिसको वोट दिया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने एलिगेशन लगाया कि चाहे आप किसी को भी वोट दो, इनडायरेक्टली जो वोट है वो बीजेपी पार्टी को ही जाता है, उसी के कैंडिडेट को जाता है। तो इसी को सिक्योर करने के लिए ये वीवीपैट मशीन जो है वो लगाई गई। वीवीपैट मशीन क्या होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये इसके बारे में, ये जो ईवीएम मशीन है इसके बारे में। ये जो ईवीएम मशीन है इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1989 में इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसके साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर के
ओके, भेल ने मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर के 1989 में इसको सबसे पहले बनाया था। अगर सबसे पहले इसके यूज की बात करें तो 1982 में इसको सबसे पहले केरला में एक बाई इलेक्शन होने वाले थे नॉर्थ परावूर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी को लेकर के, तो वहां पर सबसे पहले इसको यूज किया गया था केरला में। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1999 में गोवा में इसका यूज किया गया एंटायर स्टेट में जनरल इलेक्शन में, और 2003 में बहुत सारे स्टेट की असेंबली इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में भी इसका यूज किया गया। 2004 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें सबसे पहले इसको नेशनल लेवल पर यूज किया गया था। तो ये तो इसकी हिस्ट्री हो गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की। अब हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें देखो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसमें एक बैटरी होती है, उसके थ्रू इसको असेंबल किया जाता है। अब ये वीवीपैट क्या है? वीवीपैट वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। वीवीपैट वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसका कंप्लीट नेम है। मान लो किसी पर्सन ने यहाँ पर वोट दिया, तो वोट के बाद में उसका रिजल्ट जो है यहाँ पर 7 सेकंड के लिए शो होता है, और इसमें देखा जा सकता है कि हमने किसको वोट दिया, क्या वो सही पर्सन को वोट गया है या नहीं गया है। इसमें क्या होगा, जो कैंडिडेट का जो सीरियल नंबर है सबसे पहले आपको वो दिखेगा, फिर कैंडिडेट का जो नेम है वो दिखता है, और फिर जो सिंबल है उस पार्टी का वो आपको यहाँ पर शो होता है। 7 सेकंड के लिए सारी चीज़ें आपको शो होंगी, जिसके बेसिस पर आप इवेल्युएट कर पाओगे कि हमने जिस पर्सन को वोट दिया वो ही उसी पर्सन को वोट गया है या नहीं गया है। मतलब ईवीएम मशीन की ऑथेंटिसिटी को जानने के लिए वीवीपैट को इंस्टॉल किया गया था। ओके, तो ये हमने बेसिक फैक्ट डिस्कस किए हैं ईवीएम मशीन और वीवीपैट को लेकर के। तो ये जो डिस्कशन चल रहा है इसमें भी ये अलाउ किया गया है कि ईवीएम मशीन का जो वीवीपैट में जो 7 सेकंड्स के लिए दिखता है वो एक पेपर के बेसिस पर बाहर निकलनी चाहिए स्लिप, और जो भी वोटर हैं उनको आइडेंटिटी के थ्रू पे ये दी जानी चाहिए। तभी जा कर के हम काउंटिंग में बाद में इस चीज़ का डिसीजन ले पाएंगे कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट के थ्रू जो है वो यहाँ पर डेमोक्रेसी लेवल पर एक तरीके से कोई भी जो करप्शन है वो नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ देखिए, देखो चाइनीज एनवॉय जो है उनसे क्वेश्चनिंग की गई कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो किस तरीके से बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में जो चाइनीज एनवॉय है उन्होंने बताया है कि अभी कुछ टाइम में ब्रिक्स की मीटिंग में, या फिर अगर हम बात करें अदर मीटिंग्स में, जैसे कि ब्रिक्स की अभी मीटिंग हुई, ब्रिक्स की समिट हुई जून में, तो इसमें जो इंडिया का पार्टिसिपेशन, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनका जो पार्टिसिपेशन देखने को मिला, इसके बारे में बताया गया है कि इसकी वजह से इन 2 मीटिंग्स में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो मुलाकात हुई, इसके बेसिस पर जो एक पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो इंडिया और चाइना के रिलेशन में देखने को मिला है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि फ्यूचर में किस तरीके से हमारे रिलेशन जो हैं वो चाइना और इंडिया के बेहतरीन रहेंगे। तो उन्होंने G20 समिट जो बाली में होगी नवंबर में, और यहाँ पर HCO की जो मीटिंग है वो समरकंद सितंबर में होने वाली है समरकंद में, तो उसके बारे में बताया कि इनकी वजह से भी दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस की बात की गई, जैसे इंडिया चाइना जो बॉर्डर एरियाज है उसको लेकर के क्वेश्चन किया गया, तो उसके बारे में बताया गया है कि दोनों कंट्री जो हैं वो अपने लेवल पर टाइम टू टाइम इस तरीके का डिस्कशन जो है वो आर्मी के थ्रू हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर हैं उनके बीच में रेगुलर बना हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें ताइवान के इशू को लेकर के, तो चाइना के एनवॉय ने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि इंटीग्रल पार्ट है, इम्पोर्टेंट चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है, इसमें अदर कंट्रीज़ को अपना जो भी एनक्रोचमेंट है वो शो नहीं करना चाहिए। बात आई टेररिज्म को रेगुलेट करने की, तो अभी हमने देखा कि चाइना ने यहाँ पर अपोज किया है कुछ टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं, कुछ टेररिस्ट जो मेंबर्स हैं, उनको इंडिया ने यूएस के साथ में मिल करके बैन करवाने की कोशिश की, जिसमें चाइना जो है उन्होंने अपोज किया। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कि अगर हम बात करें LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, टेररिज्म इश्यूज, इसके अलावा पाकिस्तान को जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को बनाने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, ये कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है
वो क्रिएट रहती है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, जैसे कि ब्रिक्स में, इसके अलावा अगर हम बात करें HCO में, G20 में, ये ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें दोनों कंट्रीज़ की अवेलेबिलिटी है। इनके थ्रू इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने रिलेशन को काफ़ी बेहतरीन कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये रिलेटेड है, हमारे इंडिया के कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो अफगानिस्तान की विजिट पर हैं, तो तालिबान ने एक तरीके से इस इनिशिएटिव को वेलकम किया है कि जो भी इंडियन मिशन को यहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है अफगानिस्तान में दोबारा से इंश्योर की है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में पहले जो लास्ट ईयर जब तालिबान ने कैप्चर किया, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, तो उसके टाइम में अगर हम बात करें तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी। और इसी का एक बेसिक रीजन है कि इंडिया चाहता है कि उन सभी चीज़ों को सिक्योर किया जा सके, ताकि अफगानिस्तान में भी हमारी रीच हो, और इसके साथ में अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक भी हम अपनी रीच बना सके। यहाँ पर मैप के थ्रू अगर हम व्यू करते हैं तो ये आपको पता है ये अफगानिस्तान है। यहाँ पर अगर इंडिया ने यहाँ पर ईरान में चाहबार पोर्ट डेवलप किया है, चाहबार पोर्ट के थ्रू यहाँ पर हम रोड के कनेक्टिविटी के थ्रू अफगानिस्तान तक रीच बनाएंगे, और इसी के थ्रू अफगानिस्तान में अगर पीस और स्टेबिलिटी रहती है तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक हमारी जो पहुँच बनाना है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, तो इन सभी का यूज़ कर सकता है इंडिया। और इनके साथ में अगर हमारे रिलेशन बेहतरीन रहते हैं तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तो पता ही है आपको कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, और हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन डिपेंडेंट भी है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री अगर डेवलप होती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे ऐसे बेसिक प्रोविज़न है जिनके बेसिस पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक हमारी रीच बनना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो यहाँ पर इंडिया इसीलिए अपनी रीच बना रहा है कि तालिबान के थ्रू जो है वो हमारे रिलेशन बेहतरीन भी रहे। दूसरा, अगर हम बात करें तो हमारी जो रीच है सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक, उसमें भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसका एक मेजर रीजन और है कि यहाँ पर अफगानिस्तान जो है उसमें चाइना पाकिस्तान जो है वो अपनी रीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अदर कंट्रीज़ के थ्रू जो है इसको, जो अफगानिस्तान है उसमें तालिबान को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया को लगता है कि यहाँ पर अगर उन्होंने एक बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं की तो हो सकता है कि तालिबान का इन्फ्लुएंस जो है इन अदर कंट्रीज़ के साथ में देखने को मिले, और उसकी वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो है वो टाइम के साथ में प्रमोट हो। और ये बेसिक रीजन रहेगा कि हमारे इंडिया में इंटरगल पार्ट पे या इनर पार्ट पर इस तरीके के इशू जो है आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारे इश्यूज को अगर हमें सोल्व करना है तो इंडिया की प्रेजेंस भी उस एरिया में होनी चाहिए, और उनमें डिस्कशन होना चाहिए इन सारे पॉइंट्स को लेकर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो इंडिया और इटली के बीच में एक लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के ऊपर साइन किया जा रहा है, जिसमें दोनों जो कंट्रीज हैं वो लीगल लेवल पर एक दूसरे को असिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। और उन किन किन पॉइंट्स के ऊपर लगता है कि इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के साथ की जरूरत है, वहाँ पर दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे को साथ देने की, सपोर्ट देने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर कोलकाता में जो हमारे कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरीज हैं जिन्होंने हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन उनका कहीं भी हिस्ट्री में नाम नहीं हो पाया। तो यहाँ पर कोलकाता में ऐसे फॉरगॉटन रिवोल्यूशनरीज को ट्रिब्यूट देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोवा रानी दत्ता, उनके बारे में बताया गया है कि डलहौजी स्क्वायर बॉम्ब केस में उनको कन्विक्टेड बनाया गया था, और वो रिवोल्यूशनरी ग्रुप जुगांतर की भी मेंबर थी। नेक्स्ट है पारुल मुखर्जी, जिनको 25 ईयर्स में टीटागढ़ कॉन्स्पिरेसी जो केस है उसमें कन्विक्टेड बनाया गया था, और इसके बाद में वो अनुशीलन समिति की भी मेंबर थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में अनुशीलन समिति के बारे में बताना है। अभी प्रेजेंट टाइम में भी ये न्यूज़ में रही थी, क्यों न्यूज़ में रही थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अनुशीलन कमेटी को किसने एस्टेब्लिश किया था, ये सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे न्यूमरस वीमेन जो हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है जिनका पार्टिसिपेशन था हमारे इंडिपेंडेंस में, लेकिन उनका एक तरीके से जो इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए हमारे इंडियन हिस्ट्री का वो नहीं हो पाए। तो उन सभी को यहाँ पर याद करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर
जो अभी न्यू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो पावर सेक्रेटरी जो है उन्होंने यहाँ पर आंसर देने की कोशिश की है कि देखो स्टेट गवर्नमेंट इसका अपोज कर रही है, क्योंकि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है और उस पर डिस्कशन होना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों के बीच में मिलकर के। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि देखो एनक्रोच करने की कोशिश नहीं की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यहाँ पर सबसे बड़ा अपोज किया जा रहा है कि इसमें प्राइवेट जो प्रोड्यूसर हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, जिसकी वजह से जो सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को वो रोकी जाएगी। तो इस आर्टिकल में जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने आंसर दिया है कि सब्सिडी जो है उसको रोका नहीं जाएगा, उसको अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है, पंजाब में 10 इंसेक्टिसाइड्स को बंद कर दिया गया है। ओके, बासमती राइस उसमें हाई लेवल देखने को मिला है इन इंसेक्टिसाइड्स का, और उसी के बेसिस पर इनको बैन कर दिया गया है। देखो आप सभी को पता है कि अब पंजाब वाला जो रीजन है वो काफ़ी इरिगेटेड प्लेन रीजन है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में भी पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि फ्लैट रीजन, वाटर की अवेलेबिलिटी, फिर टाइम के साथ में वाटर की अवेलेबिलिटी जब कम हुई तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। इसी की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है वो इंडिया में काफ़ी लेवल पर देखा जाने लगा है, और कुछ एरिया जहाँ पर हाईली इसके ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिला है, उन सभी के बारे में भी वो भी एक मेजर इशू जो है वो इंडिया के लिए बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है। फिर बाद में जो हमारा जो प्रोडक्ट आता है जैसे कि राइस आई, व्हीट आई, उसमें उनका रिजल्ट देखने को मिलता है जब उसका कंज्यूम किया जाता है पीपल्स के द्वारा। तो जो पीपल इसको कंज्यूम करते हैं, लोग इसको कंज्यूम करते हैं, तो उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। तो इन सारी स्टडी में पाया गया कि इन सारे इंसेक्टिसाइड्स को जो यूज है उसको बैन किया जाए, और इसी के ऊपर वर्क करते हुए ये सारी एक्टिविटी जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़ रिलेटेड है कि चाइना ने थाईलैंड जो कंट्री है वहाँ पर अपने फाइटर जेट भेजे हैं ताकि जॉइंट एक्सरसाइज जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो सके। ओके, तो एक तरीके से चाइना जो है वो यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पर मैप के थ्रू इस चीज़ को व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है चाइना है और ये है थाईलैंड। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ कि चाइना ने पहले यहाँ पर जो ताइवान है उसको काउंटर करने के लिए, ताइवान को यहाँ पर काउंटर करने के लिए अपने जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो यहाँ पर रेगुलर किए, और जब मिलिट्री ड्रिल्स उन्होंने रेगुलर किए तो इसकी वजह से यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स जब यहाँ पर रेगुलर करे तो उसको काउंटर करने के लिए ही यूएस ने यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ में जो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको भी प्रेजेंट टाइम में कंडक्ट करवाया। वैसे ये एक्सरसाइज जो है वो 2009 से स्टार्ट है। इस एक्सरसाइज का नेम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर इंडोनेशिया और जो यूएस, इसके अलावा अदर कंट्री जो है वो उनका भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन है। तो एक बड़ी सुपर लेवल पर एक्सरसाइज जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी को काउंटर करने के लिए चाइना और थाईलैंड जो है वो भी अपनी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करेंगे। मतलब सभी कंट्री जो हैं वो एक दूसरे को काउंटर करने के लिए इस तरीके की मिलिट्री एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए चाइना जो है वो ये काम कर रहा है, क्योंकि यूएस और उसके जो एलीज हैं वो यहाँ पर इंडोनेशिया जो है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज़ इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो भी यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट में उनकी भी प्रेजेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर साइंस पेज पर, और यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मंकी पॉक्स वायरस को लेकर के। मंकी पॉक्स वायरस का जो सर्कुलेशन है उसमें मेजर इशू सामने ये आ रहा है कि मैन टू मैन अगर सेक्सुअल रिलेशन देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मंकी पॉक्स वायरस का सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में HIV एड्स की एंडिंग को लेकर के जो भी मेडिसिन इनकी यूज़ की जाती हैं उसमें कमी देखने को मिली। तो कमी देखने की वजह से जो HIV ड्रग्स को जो यूज़ करते हैं, जो पर्सन HIV की वजह से, एड्स की वजह से इफेक्टेड हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। ओके,
तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इनकी जो अनअवेलेबिलिटी है, इस तरीके की जो ड्रग्स की अनअवेलेबिलिटी जो है वो इंडिया में एड्स को जो ख़त्म करने की हम बात कर रहे हैं उसको काफ़ी बड़ा चैलेंज जो है वो करता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले PLHIV, पीपल लिविंग विद HIV, उन्होंने एक जब ये शॉर्टेज देखने को मिली तो उन्होंने क्या किया कि 23 डेज तक उन्होंने रेगुलर नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इनके सामने जो है, इनके जो प्रेमिसेस है वहाँ पर रेगुलर उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। तो सबसे पहले हम नाको को समझते हैं कि व्हाट इज़ नाको। यहाँ पर अगर हम बात करें नाको की, यहाँ देखिए नाको, ठीक है, नाको जो है इसको 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसके एक डिवीजन के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। ये जो नाको है वो हमारे इंडिया में HIV और एड्स, इन सभी का जो कंट्रोल प्रोग्राम चलता है इंडिया में, उन सभी को एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है। और लगभग 35 HIV और एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटीज़ हैं, उनके थ्रू जो है नाको काम करता है। हमारे इंडिया में HIV एड्स को कंट्रोल करने के लिए, उसके प्रिवेंशन करने के लिए जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया जाता है HIV एड्स को लेकर के, उसमें नाको जो है वो नोडल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। यहाँ पर अदर फंक्शंस की अगर हम बात करें नाको की, तो नाको जो है वो क्या करता है कि जैसे कि HIV एड्स से रिलेटेड ही ब्लड बैंक लाइसेंसिंग, ब्लड डोनेशन एक्टिविटी, ट्रांसफ्यूजन, इन सभी को लेकर के एक जॉइंट सर्विलेंस जो है वो भी क्रिएट करवाता है। अगर हम बात करें HIV एड्स के बारे में, तो HIV एड्स क्या होता है? सबसे पहले HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, एक तरीके का वायरस है, वो हमारे ह्यूमन की जो सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक करता है, ताकि जो ह्यूमन की जो बॉडी है वो इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा, मतलब उन सेल के ऊपर इफेक्ट करता है जो ह्यूमन की बॉडी इन्फेक्शन से लड़ने में काम करती है। तो उन सेल के ऊपर इफेक्ट करेगा तो इन्फेक्शन से लड़ने की जो पावर है वो ह्यूमन की कम हो जाएगी, मतलब किसी भी इन्फेक्शन और डिजीज़ के लिए वो वनरेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले HIV को 1981 में डिटेक्ट किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। HIV जो है वो हमारे इंडिया में मतलब एक एपिडेमिक्स के रूप में इसको एक डिक्लेयर किया गया था कि इसकी वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो इफेक्ट हो रही है। स्प्रेड किस तरीके से होता है आप सभी को पता है कि पर्सन टू पर्सन, अगर बॉडीली फ्लूइड्स जो है उनका कनेक्टिविटी हो जाए, या फिर अगर हम बात करें अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, या फिर इंजेक्शन जिसको यूज़ किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो इन सभी की वजह से जो है वो HIV का ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। अगर HIV को आपने टाइम रहते हुए ट्रीट नहीं किया, इस वायरस को ट्रीट नहीं किया, तो इसकी जो एक्सट्रीम स्टेज जो है उसी को एड्स के नाम से जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हाई लेवल पर जो इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी हाई लेवल पर डिक्रीज हो जाती है किसी भी पर्सन की। ओके, तो ये HIV एड्स से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स, नाको से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो अभी CAG ने एक रिपोर्ट दी है कोस्टल इकोसिस्टम को लेकर के। CAG जो है वो टाइम टू टाइम इसी वीक में CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल जो हैं वो CAG से रिलेटेड हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके, तो पार्लियामेंट को उन्होंने रिपोर्ट रखी है कि कुछ स्टेप जो है वो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने लिए थे इंडिया का जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए। तो कितना सक्सेसफुल रहा इसके बारे में उन्होंने बताया है। कैग जो है वो टाइम टू टाइम हमारी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, प्रोग्राम है, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही उसको लेकर के ऑडिट करता रहता है। अभी इनकी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, कैग की ये जो रिपोर्ट है, ये 2015 से 20 तक प्रोग्राम चलाया गया था कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम, उसकी ऑडिट रिपोर्ट रखी गई है।
अब इसमें क्या काम किया गया था, गवर्नमेंट ने सबसे पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत नोटिफिकेशन रिलीज किया था। हमारे इंडिया के जो कोस्ट हैं उनको उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की कोशिश की थी। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जो है 2019 में एक तरीके से रिलीज़ किया था। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे इंडिया के जो कोस्टल रीजन है उनको रेगुलेट करने की कोशिश की थी। अब इसके लिए कुछ यहाँ पर कुछ कमिटीज़ बनाई, जैसे कि नेशनल लेवल पर नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पर कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, और इसके अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अथॉरिटीज़ बनाएगी। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अथॉरिटीज़ जो बनाई गई थी उनका किस तरीके से फॉर्मेशन होना है, किस तरीके से उनको बनाना है। अगर वो परमानेंट है तो परमानेंट वो नहीं रही, कुछ टाइम के लिए उन्होंने काम किया, कुछ टाइम में उसमें मेंबर्स ही अवेलेबल नहीं थे। दूसरा उन्होंने बताया कि स्टेट लेवल पर भी, जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट जैसे गुजरात में, उड़ीसा में, कर्नाटका में, या फिर अगर हम बात करें तमिलनाडु में, इन सारे स्टेट में जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन होना चाहिए था, जिन जिन पॉइंट्स को लेकर के यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। जैसे कि तमिलनाडु ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गल्फ ऑफ मन्नार के जो आइलैंड्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए। गोवा जो है वहाँ पर कोरल रीफ्स को मॉनिटर करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टर्टल साइट्स को भी, जो नेस्टिंग साइट्स हैं उनको भी कंजर्व करने का कोई मैनेजमेंट नहीं था। गुजरात में इंस्ट्रूमेंट्स प्रोक्योर्ड टू स्टडी द physiochemical parameters of soil and water of the inertial area of Gulf of Kutch weren't used। मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ उसका यूज़ ही नहीं हो पाया। गहीर माता सेंचुरी जो है उसकी सी पेट्रोलिंग की जाती है, की जानी चाहिए थी, उड़ीसा में वो नहीं हो पाया। मतलब हमारे कोस्टल एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन से स्टेट आते हैं, उनको यहाँ पर कुछ रेगुलेशन दिए गए थे कि आप अपने लेवल पर जो है वो भी कोशिश करोगे, तो उन स्टेट्स ने यहाँ पर कोई भी रिजल्ट देने की कोशिश नहीं की है। बहुत सारे लैक देखने को मिला है। यहाँ पर जो है वो एयरलाइंस जो है वो पीएनआर डाटा देंगी। हमारी जो कस्टम ऑथराइजेशन है, कस्टम जो पार्ट है, कस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की, उनको ही पीएनआर डाटा दिए जाएंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि देखो, मतलब जो किसी भी मेंबर ने कोई टिकट करवाई, एक सेकेंड, टिकट करवाई तो उस टिकट में उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर की जाएगी, ताकि, और ये जो डाटा है लगभग ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 5 साल के लिए इनको रेगुलेट रखा जाएगा। 5 साल के बाद में ये ऑटोमेटिक जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, रिस्टोर हो जाएंगे। ये पीएनआर डाटा जो है इसका यूज़ किया जाएगा। देखो, इसका प्रॉफिट तो है कि इलीगल तरीके से जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल तरीके से अगर एंट्री होती है या टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी को हम रेगुलेट कर पाएंगे। इसके जो कंस हैं वो ये हैं कि जो प्राइवेसी है, किसी भी पर्सन की जो प्राइवेसी है, जिन जिन डाटा के थ्रू जो भी उनकी बैंकिंग अवेलेबिलिटी है, जिस तरीके से भी उन्होंने यहाँ पर कोशिश की है अपनी टिकट को कंफर्म करवाने की, वो सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी। मतलब उनकी जो प्राइवेसी जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, वैसे इसमें बताया गया है कि कंट्री जो है वो अपने लेवल पर इन सारे डाटा को सिक्योर करेगी, बाहर जो है इन सारे डाटा को रिलीज नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी प्रेजेंट टाइम में चाइना में जो फिर से एक वायरस देखने को मिला है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जो है, इन्होंने इसको लंगिया वायरस जो है डिक्लेयर किया है। ये लंगिया प्रोविंस में देखने को मिला था चाइना के, इसीलिए इसको लंगिया वायरस बोला गया है। 35 लोग जो हैं इससे इफेक्ट हुए, और इसको लेकर के स्पेशल कोई वर्क नहीं किया गया था। इसमें सिर्फ ये किया गया था कि जो भी एक रेगुलर जो सर्विलेंस होता है उसमें कुछ इस तरीके के केसेस देखने को मिले, जब उनको डिटेक्ट किया तो इस वायरस के ट्रेसेस मिले। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कोविड-19 पेंडेमिक, ऐसा नहीं है कि उससे पहले जूनोटिक डिजीज़ जो है वो इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पर स्प्रेड नहीं हुई, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में जो इशू है उसको ज़्यादा एक तरीके से देखा जाने लगा है। तो आने वाले टाइम में जूनोटिक डिजीज जो है उनके ट्रेसेस, कुछ रिसर्च भी पब्लिश हुई है जिनमें देखा गया है कि आने वाले टाइम में जूनोटिक डिजीज, मतलब एनिमल से ह्यूमन में जो ट्रांसफ़र होता है वायरसेस का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर देखने को मिलेगा। रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जो भी इशू हैं, जो भी सर्विलेंस है, उन प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आरबीआई है वो डिजिटल, यहाँ पर देखो, ई स्पेस को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई जो है वो अपना फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहा है कि किस तरीके से आरबीआई जो है वो इसको हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि स्पेस को कैसे रेगुलेट किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट इज डिजिटल लैंडस्केप लाइक,
Digital lending utilizes automated technologies and algorithm for decision making, customer acquisition, disbursement and recovery. Not only does it lower cost but also ensure speedy dispersal. देखो तो यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग कोशिश कर जा रही है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी हमारा प्रोसीजर है उसमें कोशिश की जा रही है कि जो भी इशू है, जैसे कि अदर पॉइंट्स पर, बैंकिंग सेक्टर में भी अदर पॉइंट्स पर काफ़ी इशू होते हैं जिनको अगर हम मैनुअल बेसिस पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ताकि जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर जो है इस एक्ट के थ्रू पार्टनरशिप में काम किया जाएगा और जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको ईजिली बेसिस पर सॉल्व किया जा सके। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव के साथ में भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज को आप व्यू कीजिए। डेली करंट अफेयर्स को क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के थ्रू हम कंप्लीट करवाते हैं। आज़ादी सीरीज, जिसमें आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू जो है वो कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रिवाइज करना है तो आप हमारी इस सीरीज़ को व्यू कर सकते हो। आपकी कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के फॉर्मेट में कंप्लीट करवाई जा रही है। ओके, थैंक यू।